हेलो एवरीवन, मैं उस मेरा आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो पे। और आज टॉक विद डॉग में हैं मेरे ग्रुप के मेरे सबसे अच्छे दोस्त चेतन, डॉक्टर चेतन मुझे बोलना चाहिए, और डॉक्टर आशीष। और थैंक यू डॉक्टर्स फॉर कमिंग। और हम अभी लास्ट ईयर ही मुझे याद आता है जब हम जा रहे थे तो मुंबई होके गए थे और हम तीनों साथ में थे। कैसे होगा, कभी कभी बीच बीच में हम बात करते रहते थे कि क्या चलेगा कैसे होगा। ये दोनों बहुत पॉजिटिव मेंटालिटी वाले, मैं बोलूँगा। मैं थोड़ा सा कभी कभी चला जाता था क्या होगा, तो ये दोनों मुझे मोटिवेट करते थे। सो थैंक यू डॉक्टर्स। सो पहले डॉक्टर चेतन जिनका स्कोर था, चेतन आप खुद बता दो आपका स्कोर क्या था, और आशीष आपका स्कोर क्या था अभी जो एफएमजी रिसेंट एफएमजी में। रिसेंट एफएमजी में मेरा स्कोर था 169। ओके, और आशीष आपका। पहले तो मतलब इनविटेशन के लिए थैंक यू। और वेलकम। मेरा स्कोर था रिसेंट एफएमजी में 180। ओके, सो दोनों ने ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है एफएमजी, मेरे ही ग्रुप से थे। और अभी तीनों डॉक्टर का ये हो रहा है। जब मैं पहले इंटरव्यू लेता था तो मैं एक नॉन डॉक्टर था, अभी तीनों डॉक्टर हैं तो ये अच्छी बात है। देन कुछ मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर किया हूँ जो कि ये दोनों कैसे प्रिपेयर किए थे वो हम बात करेंगे। और ये दोनों को मैं एक साथ इसीलिए लाया हूँ एक प्लेटफॉर्म में, क्योंकि अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में किसी को भी पूछ लो, दोनों एक साथ ही रहते थे, एक साथ ही सब कुछ करते थे, तो दोनों का स्ट्रैटेजी लगभग सेम रहेगा। इसीलिए मैं दोनों को एक साथ नॉट लाया सब हूँ। कुछ, नॉट टेक्निकली सब कुछ। नॉट टेक्निकली हाँ। सब कुछ, हाँ लगभग ठीक है। सो हम पहले बात करते हैं कि एग्जाम्स जो अभी हम दिए थे तो उसका उसको रेट कैसे करोगे, मॉडरेट है, डिफिकल्ट था, कैसे था वो। एग्जाम थोड़ा मतलब ऐसे मॉडरेट बोल सकते हैं। लाइक मिक्स मिक्स था पूरा। एक जो ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी थे, बहुत ज्यादा इजी थे, और हाँ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन थे जो ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर की जरूरत थी। बाकी हाँ। ऐसे मिड में था। और आशीष आपके लिए। मेरा भी यही मानना है क्योंकि हाँ। फर्स्ट रिलेटिवली ये था। हाँ। लेकिन जो सेकंड पेपर है उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ। हाँ। और कुछ इजी कुछ क्वेश्चंस इजी ऐसे था थे मुझे लेकिन याद है फर्स्ट जो कि पेपर से थोड़ा देखने पे लगता थोड़ा था कि बहुत मॉडरेटली आसान हार्ड है, था। लेकिन उसका जो आंसर्स था हाँ। वो थोड़े से ट्रिकी थे। वैसे हाँ, क्वेश्चंस भी थे। ऑप्शंस हाँ, में बहुत ऑप्शंस कंफ्यूजन, बहुत ऑप्शंस क्लोज ऑप्शन। हाँ, और वो क्लोज क्लोज थे बिल्कुल सारे बिल्कुल। ऑप्शंस। और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रेन बताओ, वो तो मुझे पता भी नहीं, अभी तक नहीं पता चला हाँ। मुझे हाँ। देखो, टेन हाँ। 10-20% जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आउट ऑफ लीक होंगे, उसके बारे में सोचना ही मत। हाँ। हाँ। बाकी सेकंड सेकंड पेपर के लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ। तो थोड़ा बेसिक वो, नॉलेज। जी। हाँ, यस। थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। देन एग्जाम्स में जैसे कि आप बताए कि क्लिनिकल बेस्ड सेकंड में ज़्यादा थे, और ऐसा कुछ है कि कुछ पैटर्न अभी है क्या, या पैटर्न सब कुछ जा चुका जो पैटर्न पैटर्न चलता था। नहीं, वैसा है ना। मतलब ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि वन लाइनर नहीं रहते, वन लाइनर्स भी रहते हैं। हाँ। और थोड़ा क्लिनिकल भी रहते हैं। बट अगर कंपेयर किया जाए तो पेपर वन में थोड़े ज्यादा वन लाइनर्स रहते हैं एज कम्पेयर टू पेपर टू। पेपर ओके। टू में थोड़े ज्यादा क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो वहां पे ज्यादा मिलता है। हाँ। जैसे थोड़ा बढ़ा दिया, जैसे क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रेम फ्रेम कर दिया, थोड़ा कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए, या फिर हाँ। क्वेश्चन तो इजी रहेगा, या फिर ऑप्शंस में थोड़ा वो कर दिया स्टूडेंट को कंफ्यूज कंफ्यूज करने के करने लिए। के तो लिए। ऐसा पेपर टू में ज्यादा मिलता है। हाँ। पेपर टू में जाता। और आशीष को मैं पूछना चाहूंगा पीएसएम में से कैसे आया था क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम हम देखे थे पीएसएम बहुत हार्ड आया था बोल रहे थे, इस टाइप का क्या था। देखो, पीएसएम का यही है, पीएसएम हर सब्जेक्ट कवर करेगा। लगभग हाँ। 19 सब्जेक्ट पीएसएम के अंडर आएगा। हाँ। तो पीएसएम को आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत वोलाटाइल सब्जेक्ट है। हाँ। आपको आता है या नहीं आता, पीएसएम में बीच वाला आंसर नहीं है आपके पास। हाँ, क्योंकि वो फैक्ट और बेस्ड होता पीएसएम है, इस बार तो इस वही है। हाँ, फैक्ट हाँ। बेस्ड होता है। और पीएसएम में यही है कि मतलब इस बार भी रिलेटिवली थोड़ा अच्छा इजी क्वेश्चन आए थे। हाँ। कुछ हाँ। मैथमेटिक्स क्वेश्चन आए थे, जैसे कि हम्म। मैथमेटिकल प्रॉब्लम, रिलेटिव रेशियो, ऑड रेशियो, वो सब निकालना, हाँ। प्रोबेबिलिटी, ये सब निकालना जो भी था। हाँ। तो वो सब आपको वहीं पे कैलकुलेटर रहेगा, तो वो आप ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो सब भी प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ। और एक्चुअल क्वेश्चन जो है कि जैसे कि एक वर्ड में आपको वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। हाँ। तो पीएसएम के ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन और मतलब केस सिनेरियो क्वेश्चन रहेंगे। हाँ।
और चेतन, मैं नेक्स्ट आपको बेटर पूछना चाहूँगा, ये मेडिसिन में से कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि मेडिसिन भी एक मेन सब्जेक्ट है। हाँ, मेडिसिन के मतलब ऐसे दिखने में इजी लग रहे थे, हाँ बट जब ऑप्शन पढ़ रहे थे, हाँ ये भी हो सकता है, हाँ, वो तो पूरे लग ऑप्शन रहा पढ़ रहे थे तो ये भी हो सकता है। था। हाँ हाँ, तो ऐसे वो थोड़ा रूल आउट करने में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा था, तो हाँ इसलिए वो थोड़ा जो वो नॉलेज चाहिए नहीं, थोड़ा बेसिक नॉलेज उसकी हाँ रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप उससे रिलेट करके वो ऑप्शन निकाल सकते हो। हाँ, वैसा था। मेडिसिन थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी बोल था। सकते हैं, ऐसा हाँ, था। मैं एक हाँ बार आशीष से बात कर रहा था, कॉल पे बात कर रहा था, वो बोले थे कि मैं बोला था मेरा पैथो अच्छा होता है तो मेरा मेडिसिन अच्छा हो जाता है, और आशीष बोले थे मेरा मेडिसिन अच्छा होता है तो मेरा पैथो हो जाता है, तो ये वाइस वर्सा है। तो ऐसे सारे हाँ सब्जेक्ट मिला जुला हाँ, के ये रहता है। माइक्रो भी हाँ, माइक्रो भी बहुत हेल्प हाँ। करता है। ये छोटे छोटे जो सब्जेक्ट ये होते हैं वो मेडि बहुत हेल्प करते हैं एक बड़े सब्जेक्ट में बिल्ड करने के लिए कॉन्सेप्ट को। हाँ, हाँ हाँ लेकिन ये हाँ, जैसे लेकिन कि ये चीज़ है कि स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस के डॉक्टर बारे में तुम माइक्रो में ही पढ़े होगे, वो फिर मेडिसिन में भी आएगा, वैसे वैसे करके हो मेडिसिन जाता है। रहेगा। मेडिसिन का हाँ और एक प्लस पॉइंट भी ये है कि वो फार्मा भी कवर कर लेता हाँ, फार्मा भी कवर कर हाँ, लेता है। हाँ, वो सही है। और कौन कौन से रिसोर्सेस यूज करते थे? दो, आई नो दोनों का रिसोर्सेस अलग अलग था, और एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म दोनों का एक था, वो बता दो, इसके बाद क्या क्या किए थे वो बता दो। पहले ओवर टू यू आशीष। है। मैं तो पहले 2021 से ऑनलाइन प्रिपरेशन चालू कर दिया था प्रेपलाडर से। हाँ फिर मैंने दिल्ली गौतम नगर में गुरुकुल कोचिंग सेंटर से मैंने ऑफलाइन, जब भी इंडिया आता था मैं ऑफलाइन कोचिंग कर लेता था वहाँ पे। हाँ फिर लास्ट 6 महीने में मैं बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिक्स करके कोचिंग वगैरह किया। हाँ, एंड मिक्स्ड में कर रहे थे, मतलब फाइनली एक सब्जेक्ट को दोनों जगह से करते थे, या एक सब्जेक्ट के लिए एक ही प्लेटफॉर्म, जैसे कि मेडिसिन का सिर्फ प्रेप, या मेडिसिन का प्रेप नहीं और नहीं नहीं, ऑफलाइन ऐसे भी? अ, नहीं मतलब जो हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर था गुरुकुल, हाँ वो भी लगभग मतलब ऑनलाइन टीचर्स जो थे वो लगभग सेम टीचर्स प्रोवाइड करता था। ओके, तो मैं पहले से ऑनलाइन पढ़ के रखा था, तो ऑफलाइन में वो मेरा और एक बार रिवीजन भी होता था, और रिवीजन, जो अपडेट आ गया वो हम मुझे न्यू अपडेट भी मिल जाता था, जैसे कि पीएसएम में अपडेट आ गया, ओके, या फिर जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मतलब मैनेजमेंट में जो अपडेट आया था, वो हम्म सब मारवा सर हमें लेटेस्ट अपडेट वगैरह दिए थे। हम्म। तो और वो चेतन सब आपका? मुझे एक मतलब मेरे लिए एक बोनस पॉइंट मिल गया था वो। या, ओके, थैंक यू। मैंने प्रिपरेशन जब ये कोविड में जब अपन इंडिया में वगैरह आए थे, हम्म, उसके बाद जब करने के लिए कुछ था नहीं, हाँ और फिर अभी अभी एग्जाम, अभी मतलब कॉलेज भी खत्म होने वाला था, पास आ रहा था, हाँ और एग्जाम भी पास आ रही थी, तो वही सोच के मैंने प्रेपरेटर का सब्सक्रिप्शन लिया था, और हाँ मैं उसी से पढ़ रहा था। जब कॉलेज वगैरह खत्म हुआ तो मैंने होम स्टडी सेल्फ स्टडी से ही किया है। हाँ और जैसे कुछ अपडेट ने बताया, तो अपडेट के लिए आशीष था ही। वो मैं हाँ वो उस अपडेट को एज अ क्वेश्चन मुझे हाँ मैसेज करता था कि मैं उसका आंसर करूँ, तो वही वो वैसे मेरा हाँ, रिसेंट अपडेट वो हो जाते थे। यस, बाकी होम सेल्फ स्टडी थी सेल्फ मेरी, स्टडी। और प्रेपरेटर। हाँ, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल है, एक मिक्स स्टडी किए थे, एक होम में स्टडी किए थे। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि चेतन ने खुद होम स्टडी किया था, और आशीष ने अलग प्लेटफॉर्म दोनों को मिला के किया था। मैं भी एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में भी करता था, ऑनलाइन में भी करता था, आप लोगों को वो पता है। तो इससे डिपेंड नहीं करता। आप जो क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि कहाँ से हम पढ़ें, ये अच्छा है वो अच्छा है, अच्छा सब कुछ है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, राइट? यस। देन आप कितने टाइम तक पढ़ते थे, कितना टाइम निकालते थे एक दिन में? कॉलेज में तो थोड़ा मतलब कॉलेज का एग्जाम मतलब क्लासेस का थोड़ा शेड्यूल प्रॉपर नहीं था, तो उसके कॉलेज में तो हो नहीं पाता था। तो फिर एक बार जैसे घर में वगैरह आ गए, तो हाँ रेगुलर जब स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में तो 8 to 10 आवर्स लगता था। हाँ बट जैसे जैसे एग्जाम के पास तक, जैसे दिसंबर शुरू हुआ, हाँ 10 जनवरी का कुछ 10-15 डेज, तो उसमें थोड़ा बढ़ा दिया, तो 10 to 12 कर दिया, 2 आवर्स बढ़ा दिए, तो वैसा ही टेन टू हाँ, ट्वेल्व आवर्स मान सकते हैं। ओके। और आशीष आप? मेरा भी यही था। जब कॉलेज में था मैं ऑनलाइन प्रेपलाडो से जब पढ़ता था, तो मेरा भी 4 से 6 घंटे हर रोज मतलब कंसिस्टेंट में रहने की कोशिश करता था, जितना हो सके हम्म ट्राई कर रहा था हर रोज, मतलब 4 से 6 घंटे पढ़ाई करूँ खुद। फिर जब मतलब दिल्ली आया, गौतम नगर आया,
फिर कोचिंग भी करनी होती थी और खुद सेल्फ स्टडी भी, क्योंकि सेल्फ स्टडी छोड़ नहीं सकते थे। हाँ तो कोचिंग के बाद इतना टाइम तो मिलता नहीं था, तो 6 घंटे के अराउंड नॉर्मली चलता था स्टार्टिंग के 2-3 महीने। हाँ फिर जब मतलब वंस मेरा सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, एक बार रिवीजन, 1-2 बार रिवीजन कंप्लीट हो गया, तो मेरा भी 10 से 12 घंटे, 12 घंटे से तो ज़्यादा नहीं हो पाया लास्ट के शायद 10-12 दिन ही 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ा हूँ। हाँ लेकिन उससे पहले इतना नहीं हो पाया। 12 घंटे, ओके 10 से 12 घंटे एवरेज मान के चलते हैं। ओके। तो वहाँ पे मैं तीनों के बिहाफ में एक बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे जब भी हमें कोई टॉपिक मिलता था कि ये कार्डियोलॉजी का ये वाला पार्ट पढ़ के आओ, तो हम वो एफएमजी के लेवल से भी प्रिपेयर करके जाते थे। हम ये नहीं सोचते थे कि आगे कौन सा टीचर है, हम अपने अपना ही करके आते थे और हम खुद डिस्कस कर लेते थे। हम तीनों का तो मैं ये बता हाँ, रहा वो हूँ कॉमन। हाँ क्वेश्चन सॉल्विंग भी अपन वो होता था वहाँ पे। हाँ क्वेश्चन डिस्कस एमसीक्यूज कर करते थे। लिया, हाँ वो सब हम साथ में करते थे। हाँ जैसे कि चेतन और और आशीष जो हमेशा जो एक भी साथ बैठते कंफ्यूजन, थे। मैं और देवेंद्र बोल के एक दोस्त है, वो भी आएगा नेक्स्ट इंटरव्यू में, हम एक साथ बैठते थे। तो हम दोनों ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन डिस्कस करते रहते थे हमेशा। तो हमारा प्रिपरेशन वहाँ से ही शुरू हो चुका था मतलब। और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे vigorously स्टार्ट हुआ, लेकिन वहाँ से शुरू तो कर चुके थे हम। देन सोर्स तो हम बात कर लिए। और हाँ, क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, एमसीक्यू का कितना इंपॉर्टेंस है, वो बता दीजिए दोनों। ओवर टू यू आशीष। देखो, सबसे मेन तो एमसीक्यू ही है, क्योंकि हाँ कितना भी नोट्स रिवीजन कर लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी रट्टा मार लो, हाँ जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका नहीं होगा। हाँ हाँ क्योंकि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपको कैसे एमसीक्यू पे अप्रोच कैसे करना है, वो सब एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा। यस क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था, मैं पढ़ता था, हाँ मैं क्वेश्चन देख के मुझे लगता था अरे ये भी सही है, ये भी सही हाँ है ना। लेकिन वही बात है ना, जैसे कि आपको 2 ऑप्शन में से रूल आउट करना आना एक को रूल चाहिए। आउट करना है, हाँ तो वही एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। हाँ राइट और राइट। वो धीरे धीरे आप जैसे ही प्रैक्टिस करते करते जाओगे, वो चीज आपको मतलब आपके ऊपर डेवलप होती होती जाएगी। हाँ और आपको मतलब जैसे मतलब बड़ी एमसीक्यू होगी, तो आपको लेस टाइम कंज्यूम करनी चाहिए उस पे। हम्म। जैसे कि पिछली जोन में हुआ था, क्वेश्चन ज्यादा बड़े थे, हाँ तो स्टूडेंट्स एमसीक्यू मतलब वो क्वेश्चंस पढ़ने में ही टाइम वेस्ट कर रहे थे। हाँ वहीं पे टाइम चला उसकी गया। जगह आप मतलब जो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सब पढ़ो, और हाँ लास्ट में ऑप्शन में आओ। हाँ। तो ये आप एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही आपका हो पाएगा। और चेतन, आप कितना क्योंकि एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न करते का थे तो दिन में, कितना कितना लगभग कितने तक एमसीक्यू लगा लेते थे? मैं जैसे एफएमजी सॉल्यूशन जो बुक आती है, मैं वो भी ले लिया था हाँ मेरे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम लोग तो वही थोड़ा मेरा उससे मेरे जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस है वो भी साथ में होते रहे। तो मैं अराउंड 50-100 से शुरू किया था, फिर थोड़ा एंडिंग में आते आते दिसंबर तक 100-150 तक मैं पहुंचा था। फिर मैंने जैसे जनवरी में तो मैंने नहीं किया, बट मैंने तभी मैं 50-100-150 तक मैं पहुंचा था। बस वो मुझे वो प्रैक्टिस, वो आइडिया वो आना चाहिए था। उसके लिए मैं करता था कि कैसे मैं 4 में से 3 ऑप्शन रखूं, फिर हाँ 3 में हाँ से 2 पे आऊं, और फिर वो लास्ट जो 2 ऑप्शन है उनमें से मुझे कौन सा बेटर लगता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। हाँ हाँ उसमें वो जो रहती है वो प्रैक्टिस, वो हाँ एमसीक्यू सॉल्विंग से होती है। हाँ तो वही 100 और 50 एमसीक्यूज आए हाँ। टू सॉल्व। और वो हम रिकॉल जब करते हैं, जब भी क्वेश्चंस देखते हैं, वहाँ पे कभी कभी एक छोटा सा पॉइंट चेंज कर लिया हो कि बेस्ट आंसर कौन सा है, हाँ गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है। हाँ तो वो सब हाँ क्वेश्चंस कर करके ही आते हैं, राइट। हाँ हाँ। वो जैसे वो क्वेश्चन थे ना, ये केस में नेक्स्ट बेस्ट स्टेप कौन सा रहेगा, तो हाँ उस टाइप के क्वेश्चन जो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही होगा। हाँ ओके। देन रिवाइज कितना टाइम आप किए थे? आप क्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे या क्वांटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? आप रिवीजन करना है तो एक बार अच्छे से करो, या बार बार उसको करते जाओ? क्या ऐसे क्या बोलेंगे आप? रिवीजन रिवीजन ही है, मतलब रिवीजन ही आपको कोई भी एग्जाम में आपको क्वालिफाई या फिर पास करा सकता है। हाँ जैसे मैंने कम से कम 6-7 बार रिवाइज कर लिया होगा सेम सेम। सारे, मतलब जो सब्जेक्ट जो मेरे स्ट्रांग थे उनको मेरे को उनको और स्ट्रांग करना था, क्योंकि मेरा ऐसा था कि जो मेरे सब्जेक्ट स्ट्रांग है
वो स्ट्रांग रहे, वो एंड तक स्ट्रांग रहे मेरे एग्जाम होने तक। हाँ और जिनमें मैंने थोड़ा 50-50 था तो उनके हाई मतलब उनको रिवाइज कर लिया, फिर उससे भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हाँ उनको बार बार रिवाइज करना, हर 2 दिन में थोड़ा थोड़ा देख लिया, ये मैं बोल रहा हूँ। और रिवीजन के साथ में एक्टिव रिकॉल, मतलब जैसे अगर आपने ये चीज यहाँ पढ़ी है, जैसे आपने कुछ चीज पाथवे में पढ़ी है और वो मेडिसिन में आ रही है, उसके रिलेटेड कुछ आ रही है, तो आपको वो याद आना चाहिए कि हाँ ये मैंने हाँ पैथो में पढ़ा था और पैथो में इसका ऐसा ऐसा है, हाँ या फिर माइक्रो में इसका ऐसा ऐसा है। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टेन हो गया, या फिर कुछ भी चीजें हो गई, या फिर फार्मा में ड्रग हो गया, हाँ तो वो सब रिवीजन से ही होगा। तो मैं मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करता हूँ, क्योंकि रिवीजन इज द की या। कोई भी एग्जाम के लिए। और आशीष आपने कितनी बार रिवीजन किया था? मेरा भी वही है, जो 4-5 मेन सब्जेक्ट हैं वो तो मैं एटलीस्ट 7 से 10 बार रिवीजन किया हूँ, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, हाँ पीडिया, हाँ गायनी और पीएसएम भी मान लो। अ, लेकिन जो प्रॉप वन के मतलब जो फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट्स हैं हाँ वो 3 से 4 बार रिवीजन किया हूँ, हाँ क्योंकि मेनली मेरा मानना ये है कि जो क्लिनिकल केस क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर में वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो जितनी बार रिवीजन करूंगा, जितनी बार लिख के प्रैक्टिस करूंगा, उतनी मेरी मतलब सही आंसर सही होने के और रूल आउट करने के मेरे पास ये ज़्यादा रहेंगे। हाँ तो यही मेरा मानना था, तो मैं भी मल्टीपल रिवीजन ही किया था। और हाँ मेरा भी यही मानना है कि रिवीजन करो, रट्टा मारो, लिखो, प्रैक्टिस हाँ करो। हाँ हाँ। तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ चेतन कि जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? थोड़ा सा अलग होगा आई गेस, तो क्या क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो बताइए। जो सेकेंड थर्ड ईयर में है तो वो जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी स्टार्ट करने का बेनिफिट जैसे हम लोगों ने किया, तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि लास्ट में जब आते हैं, अ, अपना सब खत्म करके इंडिया आते हैं, तब ऑलमोस्ट अपने पास 5-6 महीने रहते हैं। तो हाँ उस पर बर्डन नहीं रहता अपने पास, हाँ कि हाँ मुझे 19 सब्जेक्ट खत्म करना है। तो वो बर्डन जो रहता है वो कम हो जाता है, तो जिसके से स्ट्रेस जो है वो भी कम हो जाता है। तो कैसा है, उसके वजह से मल्टीपल रिवीजन हो सकते हैं, और मल्टीपल रिवीजन होगा तो स्ट्राइक रेट हाई रहेगा। और हाँ फाइनल ईयर वालों के लिए यही है कि अभी टाइम कम है, तो रैपिड रिवीजन यूज कर सकते हैं, और रैपिड रिवीजन से जितना इसको रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो, हाँ क्योंकि रिवीजन से ही होगा। हाँ। और आशीष मैं आपको पूछना चाहता हूँ वो जो एलएलआर ये सब डालते हैं लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कुछ यूट्यूब में आता है, वो सब आप करते थे? ये मैं लास्ट 2 हफ्ते वही किया हूँ LLR, हाँ क्योंकि उससे पहले मतलब लास्ट 2 हफ्ते जो थे वो काफी मैं उससे पहले बहुत पढ़ता था, तो लास्ट 2 हफ्ते मुझे पढ़ने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। तो मैं हर 2 घंटे ऐसे बैठ के LLR देखता था कि कैसे रूल आउट करूँ, क्या करूँ, कौन सी चीज़ मेरे से नहीं सॉल्व हो रही, क्या गलती हो रही है मेरे से, हम्म क्योंकि एग्जाम से 2 हफ्ते पहले जो चीज़ गलती हो रही है उस पर फोकस करने की जरूरत है मेरे को। राइट। तो वही मेरा बेसिक ये था, फंडा और था कि आप लोगों जो को गलती बताना हो रही है चाहता हूँ अगर आप उस पर सर्जरी में जाएंगे और फर्स्ट और सेकंड वाला देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में और कुछ थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में चेतन का नाम और आशीष का नाम आता है, वहाँ पे सर नाम लेते हैं, वेरी गुड चेतन, वेरी गुड आशीष ऐसे बोल के। तो ये दोनों वहाँ पे भी हमेशा रहते थे। सो एलएलआर बहुत हेल्प करता है लास्ट टाइम डिवीजन में। आप मैं भी वही करता था, क्योंकि पढ़ने का मन करता नहीं है लास्ट टाइम में, क्योंकि सब पढ़ चुके रहते हैं, हाँ, बार बार जैसा लगता है। तो एलएलआर करते बार रहते हैं बार तो एक कर। मोटिवेशन मिलता है ना? और एग्जाम पास होने के कारण स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रहती है कि कैसा हाँ जाएगा एग्जाम, क्या हो गया अगर फेल हो गए, तो रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। हाँ हाँ तो मैं इसे ट्राई करता था कि रिजल्ट के बारे में ज्यादा ना सोचूं, क्योंकि जितना रिजल्ट के बारे में सोचता था उतना पैनिक होता था मैं। हाँ, वो तो है। और आप लास्ट दिन में जो, मुझे तो नींद नहीं आई थी, 1-2 घंटा में सोया था। चेतन तुम्हारा क्या हाल था? आशीष को तो मैं पूछ लिया था पहले, तुम्हारा क्या था? मैं 5-6 घंटे की नींद ले लिया था, अरे तो बढ़िया मुझे बहुत। जरूरत थी उसकी। हाँ उसकी जरूरत थी मुझे, क्योंकि मैं उसके एक दिन पहले मैं उतनी प्रॉपर नींद नहीं ले पाया था। अच्छा। तो वो लास्ट जो एग्जाम वाला था ना, वो मुझे थोड़ा चाहिए था, तो हाँ मैंने इसलिए 5-6 घंटे की नींद लेके एग्जाम देने गया था। हाँ तो इसीलिए मैं आउट नहीं था। हाँ हाँ। और लास्ट टाइम पे तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ गलती होती है। मैं वो स्कर्वी वाला गलत कर लिया था, विटामिन सी वाला विटामिन डी मार के आ गया था हाँ, उसमें। तो वैसा कुछ देखो कुछ ऐसा गलत ये होगा तो जो कि सोचे नहीं होगे हाँ, सिली मिस्टेक तो होती है। हाँ सिली मिस्टेक अपन। सिली मिस्टेक बहुत होती है। हाँ मैं बोलूंगा तो मुझे खुद शर्म आएगी, ऐसी मिस्टेक किया हूँ मैं। बता ही दो। मुझे लगता है।
वही क्रिप्टोकोकस वाला, हाँ, क्रिप्टोकोकस इंडिया वाला इंक इंडियन पॉजिटिव। इंक। वो मैं, हाँ, इंडिया इंक हाँ। नेगेटिव सोच के वो फिर मैं ये कर दिया। वैसा कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो वो पैनिक मत करना, आप लोग भी जब एग्जाम दे के आओ तो वो सबका होता है, राइट? सो डोंट और वरी अबाउट और दैट। हाँ, ऑप्शन चेंज मत करना। हाँ हाँ, करेक्ट। आशीष ने एक ही ऑप्शन चेंज किया था और उसी में वो फंस गया था, वो गलत हो गया था। तो ऑप्शन मत चेंज करना, ये सारे सही सीनियर से होते गलत हैं। हुआ है वो, सही से अच्छा, गलत चेतन का भी हुआ हुआ है था। वो। मैं जीटी से एक ही चीज देखा था कि मतलब मैं जीटीज में क्या करता था, मैं बहुत ज्यादा ऑप्शन चेंज करता था। हाँ अराउंड मैं 50 60 से 70 ऑप्शन में चेंज कर देता था। हाँ और उसमें से भी मेरे मतलब ऑलमोस्ट 35 40 जो सही होते थे, हाँ मतलब सही हुए, और फिर कुछ गलत हो गए। हाँ फिर हाँ मैंने मतलब आशीष ने वगैरह यही बताया हाँ कि ऑप्शन चेंज मत कर। हाँ हाँ ठीक है, जो होगा वो देख लेंगे, पर ऑप्शन चेंज मत कर, हाँ क्योंकि उसकी वजह से जो सही है ना, तो बाद में उसको ओवर थिंक करके वो हाँ। करता है। तो मैंने ये वाले एग्जाम में एक भी ऑप्शन चेंज नहीं किया। मैंने बस जो सही। मारा है वो वही रहने दिया। हाँ हाँ बस उसी वजह से एक एनाटॉमी का क्वेश्चन था, जो हाँ। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता, जो हम्म। पसोआस मसल से रिलेटेड था, वो भी मैंने हाँ, पहले वो दूसरा लेसर मार दिया था, प्रोपेंडल मैंने वाला। उसको रहने दिया। हाँ हाँ, हाँ तो वो मैंने वही किया, मैंने चेंज नहीं किया। लास्ट तक मैं सोच रहा था वो सोआस ही है, उसका आंसर हाँ सोआसी था, हाँ पर मैंने उसको चेंज नहीं किया, हाँ। वही रहने दिया। सही सही। तो क्वेश्चंस ऐसे आंसर चेंज मत करना, ये क्योंकि पहला जो आंसर होता है वो इंस्टिंक्ट से आता है, जो हम पहले से पढ़े, सबकॉन्शियस हाँ माइंड वहाँ पे हेल्प करता है। देन हम ओवरथिंक करते हैं, न्यूरोसर्जन बन जाते हैं, वो अलग बात हो जाता है। हाँ, तो वो ऐसे, तब उसके बाद तो लगता है कि चार ऑप्शन सही है, अब कौन सा हाँ करे, तो हाँ। वही। इसीलिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्ट्रेस आता है, जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, उसको कैसे डील करते हो? पहले आशीष आप बताओ। देखो, स्ट्रेस तो आएगा। लॉन्ग रन के लिए आप पढ़ रहे हो, स्ट्रेस हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आएगा। लेकिन यही है कि आपका वो स्ट्रेस शॉर्ट लास्टिंग है या लॉन्ग लास्टिंग है, वो आपको पता होगा। तो हम्म अगर मतलब किसी दिन, एक दिन के लिए अगर पढ़ाई करने का मन नहीं है, एमसीक्यू कर लो, जीटी वगैरह दे लो। हम्म। लेकिन अगर 2-3 दिन के लिए ऐसे मतलब वही पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, तो हाँ। ब्रेक ले लो। ओके, ठीक है। और चेतन, आप क्या करते थे जब भी स्ट्रेस होता था? जैसे अगर स्ट्रेस होता है तो ऐसा तो होता ही है स्ट्रेस, ऑब्वियसली। मतलब 6 महीना का जब पूरा हाँ रेगुलरली पढ़ना है, थोड़ा ऐसे बाहर से कट ऑफ हो जाना, तो आता है स्ट्रेस। वही वही चीज बार बार पढ़नी है, हाँ उसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं। तो स्ट्रेस आता है, तो जब स्ट्रेस आता था तो जो कुछ आता है वो वाला सॉल्व कर लिया, या हाँ फिर वो वाला कुछ पढ़ लिया, या फिर थोड़े बहुत एमसीक्यू कर लिए। हाँ या फिर अलग ही होना है स्टडी से, तो थोड़ा बाहर थोड़ा बाहर के एनवायरनमेंट पे थोड़ा घूम लिया। या फिर सबसे बेस्ट है कि घर वालों से बात करो, मम्मी पापा। मतलब कि मैं तो घर पे था, तो मतलब मेरे मम्मी पापा थे वहाँ पे अवेलेबल बात करने के लिए। तो मम्मी हम्म पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, या फिर कुछ फनी वीडियोस वगैरह देख लिया। या हम्म फिर अगर आप बाहर भी हो, जैसे आप हॉस्टल में वगैरह रहते हो, बाहर से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपने दोस्त से बात कर सकते हो, या फिर हम्म। घर पे फोन करके बता सकते हो, या फिर कुछ बात कर सकते हो। वो सब हैंडल करने के लिए बेस्ट है। और ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना है, क्योंकि अ, कुछ होगा नहीं स्ट्रेस लेके। बाकी हम्म। एंड में क्या है, पढ़ना है, तो स्ट्रेस हाँ। कम और पढ़ाई ज्यादा है। और एक क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी याद आया कि जो नोट्स बनाते हैं वो हैंड रिटन होना चाहिए या जो प्रिंटेड नोट्स है उसी से काम चलाना चाहिए? क्योंकि कभी कभी कम टाइम होता है तो हैंड रिटन भी अच्छा रहता है, कभी कभी खुद लिखते हैं तो मोटर, तो क्या आप बोलना चाहेंगे? हम मैंने तो खुद से ही लिखे हुए नोट्स में प्रेफर करता हूँ, हाँ क्योंकि लिखते हैं तो वो माइंड में रह जाता है। हाँ पूरा तो नहीं रहेगा, पर कुछ 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 इंपॉर्टेंट रह गया, कुछ जो सर ने बोला वो याद रह गया। तो हाँ। ऐसे रिटन मतलब प्रिंटेड नोट रह गया, तो क्या लाइन मार्क करनी है, बस हाईलाइट कर हाँ, दिया, तो उससे हाईलाइट वो करना उतना है। ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता। हाँ तो जो लिखा हुआ नोट्स है वो सबसे बेस्ट रहता है। वो उससे तो वो मोटर और प्लस मेमोरी पावर वो बिल्डअप हेल्प होने में बहुत इजी रहता है। और अगर रिकॉल करते समय भी वो बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि हाँ। हमें पता होता है कि हमने कहा क्या चीज लिखी है, तो वो हम्म। सब हमें रिटर्न नोट से ही हेल्प करता है। हाँ। और आशीष, आप क्या करते थे? मेरा भी यही मानना है, क्योंकि मैं हाँ पूरे 19 सब्जेक्ट्स खुद लिख के ही नोट्स बना के ये किया हूँ। हाँ। और मेरा तो ये भी है कि जब रिवीजन भी करता था तब भी मैं लिखता था। हम्म। तो रिवीजन के भी मेरे रफ
एक्स्ट्रा नोट्स, हर 2-3 सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा नोट्स बन गए थे मेरे पास। तो वो मैं दोस्त लोगों को दे देता था, कोई रूममेट होता था तो ले भाई तू ही पढ़ लियो, तेरा भी काम आ जाएगा। हाँ हाँ, सही है। जैसे हम जैसे हमने कुछ चीज पढ़ ली तो हाँ उसे हम जैसे चैंटिंग करते हैं, रट्टा मारते हैं, हाँ तो हम उतने में नहीं रहते थे, थोड़ा उसको भी लेते थे, तो वो तो लॉन्ग रन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। हाँ आज जो चीज पढ़ी है वो थोड़ा लिख लिया तो हमें 10 दिन तक याद रहती है। तो हम हाँ ऐसे एक पेज में लिख लिया एज अ रफ शीट पे, हाँ, तो वैसे ही या वो स्क्रिबल कर वैसे लिया। करते करते हाँ हमारे पास, हाँ, हाँ, और तो वैसे और करते करते हमारे वो पास चीज एक सब्जेक्ट के 2-3 नोट बन नोट होंगे बन गए। हाँ वैसे ही। और वो चीज ये होता है कि जितना लिखोगे उतनी फोटोग्राफिक मेमोरी बनती चलती है। हाँ जितना हाँ रिवीजन करोगे उतना फोटोग्राफिक मेमोरी बनती चलती है, हाँ जिसके वजह से आपको उस टाइम पे जब बैठोगे तो आपको याद नहीं भी आ रहा होगा, हाँ तो कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि पेज के इसी बुक के इसी पेज पे ऐसा कुछ हाँ, पढ़ा था यहाँ पे मैंने, कहीं पे तो था वैसा। तो हाँ। यहाँ पे कहीं पे तो था ऐसा कुछ, हम्म। तो वो याद आ जाता है। और लास्ट में क्या एडवाइस देना चाहते हो जो अभी अपियर करने वाले हैं एग्जाम्स, तो उनको क्या बोलना चाहते हो? मेरा तो यही कहना है, अगर आप पहले से पढ़े हो तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, हाँ कंसिस्टेंट रहो और रिजल्ट के बारे में मत सोचना। एग्जाम से पहले ज़्यादा पैनिक मत करना, या 2-3 दिन पहले ऐसे बिना सोए बिना खाए पढ़ना मत, क्योंकि उस टाइम बहुत कुछ होगा आपको और आपकी बॉडी को, मेंटली फिजिकली हर चीज़। हाँ तो एग्जाम से पहले तो अच्छे खासे रेस्ट लेना, हम्म और जो भी पहले से पढ़ाई किए हो तो आपके लिए अच्छा है। अगर पहले से पढ़ाई नहीं किए हो और पहले यही 6 महीने से आपको 6 महीने में ही क्लियर करना है, तो गो फॉर रैपिड रिवीजन और मल्टीपल रिवीजन। ओके। और जितनी चेतन, आप प्रैक्टिस जो करोगे रिपीटर्स हैं उनके लिए क्या बोलना चाहते हो? क्योंकि हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए 2-3 मार्क्स से, तो आप उनको क्या बोलना चाहते हो? हाँ, तो रिपीटर्स के लिए एक ये एडवाइस है कि जैसे अभी प्रिपरेशन में हम कुछ सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, तो उन्होंने हर कोई छोड़ता है, जैसे नहीं हो पाता उतना पूरा रिवीजन, तो जो सब्जेक्ट छोड़े हैं उनको कंप्लीट करो, अभी थोड़ा टाइम है। और जो पढ़े उनको तो रिवाइज करना है, वो तो ऑब्वियसली आता है, तो हाँ वो थोड़ा इजी जाएगा। तो जो नहीं पढ़े हैं उससे स्टार्ट करो, और जो आता है उसको फिर आगे उसको बढ़ाते जाओ। और जैसे जीटीज दे रहे हो तो जीटीज देना चाहिए, उससे वी डोंट हैव टू बी स्केर्ड, क्योंकि वो ही बताएगा कि कैसे मूव करना है। जैसे आपने अगर एक जीटी दी है तो उसमें क्या गलती है वगैरह, वो सब अपन देख सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस पे फोकस करना है, कौन सा टॉपिक पे फोकस करना है, वो जीटीज बताएगी। तो वही जीटीज देते रहना चाहिए। और एक जो मैं जो स्ट्रेटेजी यूज करता था कि जीटीज देते थे, जो मुझे क्वेश्चन पहले आते हैं मैं पहले वो सब मार्क कर लेता था। अराउंड 150 में से अगर 60 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चन आते हैं, तो वो पहले मार्क कर लेता था। और फिर जो 50-50 जिसमें मैं 50-50 हूँ, जिसपे मुझे और सोचने का समय मिलता है, तो वो मुझे रिमेनिंग टाइम में मैं उन क्वेश्चंस पे जाता था। तो वैसे थोड़ा स्कोर हाई हो सकता है। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि जैसे जीटी तो देना ही है। ओके। सो गाइस, होप करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें तो मैं दोनों का इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। उनको आशीष अभी इंस्टाग्राम खोला है कि नहीं पता नहीं, बीच में बंद कर दिया था, तो मैं दोनों का कुछ तो डिटेल्स दे बंद है, दूंगा। मेरा नहीं है अभी। हाँ अभी नहीं है, तो कुछ तो व्हाट्सएप डिटेल्स दे दे दूंगा, देना। तो आप अगर चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर कमिंग डॉक्टर चेतन एंड डॉक्टर आशीष। और अभी इंटर्नशिप पे थैंक यू। मिलते हैं। यस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू हाँ आप दोनों को भी। हाँ, थैंक यू ब्रदर्स। ठीक है।